नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। दोस्तों, जब हम न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं और न्यूरो सर्जरी की बात करते करते हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं विशेषज्ञ के पास जाना होता है। और न्यूरो सर्जरी क्या है और न्यूरो सर्जरी में ऐसी क्या टेक्निक्स नई आई हैं जिससे कि वो जो डर हमारे बीच में होता था वो अब दूर होने लगा है और हम अब न्यूरो सर्जरी से डरते नहीं हैं। और ये मिनिमल इन्वेसिव ब्रेन और जो हमारी बैकबोन है उस पर किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी क्या होती हैं, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर दंडपानी एसएस, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, जब हम न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं, एक ज़माना था न्यूरो सर्जरी का नाम सुनते ही हम घबरा जाते थे, डर जाते थे और लगता था कि नहीं न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाना है। हमें चाहे बैकबोन पे जितना भी दर्द रहे, रीढ़ की हड्डी में जितना भी दर्द रहे, या हमारे ब्रेन में किसी तरह की बड़ी ज़बरदस्त दर्द उठ रहा है, लेकिन हम चाहते थे कि ये होता रहे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है कि अब हम न्यूरो सर्जन से डरते नहीं हैं और खुशी खुशी इलाज करवाते हैं? सर, अराउंड 20 साल पहले जो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां जो होती थी उनका जो इलाज, जो भी ऑपरेशन करने के टाइम जो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस्ड नहीं होने के वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होता था। और कुछ बीमारियां वैसे ही बहुत खतरनाक होती थी और उनका जो आउटकम है इलाज के बाद उतना अच्छा नहीं होती थी। पर आजकल बहुत सारे एडवांसेस हुआ है, तो उसमें डायग्नोसिस में भी एडवांसेस आई है और जो इलाज में भी, सर्जरी में बहुत सारे एडवांसेस आई है और दैट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज भी बढ़ा है। तो इसके वजह से आजकल मोस्ट ऑफ द डिसीजेस कैन बी मैनेज्ड विथ वेरी गुड आउटकम। बट कुछ बीमारियां अभी भी बहुत गंभीर होती है, स्पेशली जब बहुत लेट आते हैं। एक्चुअली हमारे देश में मोस्टली यही है कि अगर कोई पेशेंट बहुत लेट आता है, 5 साल से प्रॉब्लम है और ट्यूमर जब हमारे पास आते हैं, उनका जाइंट साइज का ट्यूमर होती है, तब रिस्क बढ़ जाती है। बट अगर वो जल्दी डायग्नोसिस होके सही टाइम में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे इलाज है जिसका आउटकम बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे, आपसे जानेंगे कि ब्रेन की किस तरह की समस्याएं होती हैं और रीढ़ की हड्डी की ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से बहुत कुछ आसान हो गया है। और हमारे दोस्त जो हैं वो जान पाएंगे कि किस तरह से, जो दर्शक हैं वो भी जान पाएंगे कि किस तरह से आप आज के इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर दंडपानी हमारे बीच में है और उनसे आप सवाल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। 0172 जो है स्टडी कोड है और हमारा फ़ोन नंबर है 26900337। एक बार फिर से आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं, 26900337 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे साथ साथ चलती हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्याएं तो हम जानते हैं कि होती रहती हैं, और ब्रेन की समस्याओं को लेके भी हम अपने आप में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। और हमारे बीच आज एक विख्यात न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वर्ल्ड ओवर इनको इनके नाम से और इनकी जो कीर्तिमान है उससे जाना जाता है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे पूछें अगर, वो ये है कि जो ब्रेन संबंधी समस्याएं होती हैं जिनमें आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यूज़ कर उन्हें ठीक किया जा रहा है और बहुत आसानी से व्यक्ति ठीक होकर घर चला जाता है। यस सर, लाइक जैसे मैं कह रहा था, बीमारी में कभी कुछ अच्छे बीमारी होती है, कुछ कैंसर जैसे बहुत खतरनाक बीमारियां होती थी। बट जब दिमाग में कभी कभी अच्छी बीमारी भी, मीन्स जो कैंसर नहीं है उसको बिनेन ट्यूमर्स जो हम बोलते हैं, वो उस बीमारी में भी पहले खतरा ज़्यादा होता था। बट उस बीमारियों में आजकल बहुत सारे एडवांसेस होने की वजह से उसका आउटकम बहुत अच्छा हो गया है। सिर्फ कैंसर सिर्फ अभी भी
एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी। बट कैंसर के अलावा जो नॉन कैंसरस लीशंस है, ट्यूमर्स है, तो उसमें आजकल अगर डायग्नोसिस सही टाइम में हो जाएं तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक है, उसके वजह से हम अच्छा इलाज करके और ज़िंदगी पूरा अच्छा आउटकम दे सकते हैं। जी, ये तो रही ब्रेन की बात रही। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर हम डॉक्टर साहब की बात करें तो एंडोस्कोपी मिनिमल इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी में 2000 से ज़्यादा सफल सर्जरीज कर चुके हैं डॉक्टर साहब। और एंडोस्कोपिक मिनिमल इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी की बात करें तो उसमें भी 2000 से ज़्यादा जो है सर्जरी कर चुके हैं। मस्तिष्क जो है और रीढ़ दोनों की बात करें तो उसमें इनकी विशेषज्ञता जो है पूरा वर्ल्ड मानता है। और आपको ये भी बता दें कि एंडोस्कोपिक और की होल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की बात करते हैं, उनको रोगियों के परिणामों में जो है क्रांतिकारी बदलाव जो है वो डॉक्टर साहब ने लाया है। और डॉक्टर दंडपानी ने भारत में एंडोस्कोपी मिनिमल इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी को स्थापित किया था और ये हम सब ने जाना भी, पढ़ा भी और देखा भी। आपको ये भी बता दें कि स्कल बेस्ड सर्जरी सोसाइटी के सदस्य हैं और न्यूरो एंडोस्कोपी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं। और अगर प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल इतना बड़ा है कि हम इनसे आज सवाल नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे। 269003 हमारा टेलीफोन नंबर है, इससे आप बात कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और ब्रेन के भीतर झांकना, ये तो न्यूरोसर्जन बेहतर जानता है कि किस तरह से ब्रेन के अंदर झांका जा सकता है। तो आजकल सीधा बीमारी तक पहुंचने के लिए किस तरह से झांका जाता है कि बीमारी अंदर दिखती है और इलाज होता है फिर? ये सर जैसे आपने सही पूछा, एक्चुअली कोई भी इलाज का मकसद ये है कि बीमारी तक पहुँचें और उस बीमारी को हटाएं, पर जो आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको चोट नहीं पहुंचना है। वही उसी में फ़र्क बहुत होता है। अगर हम जो आसपास के जो नॉर्मल जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स है अगर उसको हटा के जाने के टाइम उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो वही चीज़ आजकल जो एंडोस्कोपी में और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में वी कॉल इट दैट कोलैटरल डैमेज, लाइक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है, एग्जैक्टली प्रिसिशन, जिस जगह पे हमें जाके सिर्फ उसी जो अबनॉर्मलिटीज़ को निकलवाना है, जो आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कुछ करना नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द एम, वही मकसद है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का। तो उसी में अलग अलग जो एरिया के ट्यूमर्स या स्पाइन में अगर डिसीजेस में हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। लाइक हम काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स किस जो अगर दिमाग के अगर नीचे है तो हम आजकल हम एंडोनेसल, हम नाक के द्वारा जाके हम उसको हम ट्यूमर को निकाल देते हैं। जब ऊपर से जाते थे तब थोड़ा बहुत दिमाग को रास्ते से थोड़ा सा हटाना पड़ता था। बट अगर हम जब नाक से जाते हैं तो वो दिमाग के नीचे जो ट्यूमर्स है वो दिमाग को छेड़े बिना हम ट्यूमर को निकाल सकते हैं। उसका नाम एंडोनेसल एंडोस्कोपिक सर्जरी है जी। तो उसमें बहुत सारे एडवांसेस लास्ट अभी 10-15 ईयर्स में दुनिया भर बहुत सारे हुआ है जी। एंड हमारा जो टेक्नोलॉजी, पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन इमेजेस होता था, आजकल हाई डेफिनेशन 4K इमेजेस है, तो वो क्वालिटी बढ़ गया। और देन एंडोस्कोपी का जो भी दैट विजुअलाइजेशन पहले से अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से नाक के रास्ते सीधा ब्रेन में पहुंच के और वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। एक कॉलर हमारे से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नरवाना जीन से ये कॉलर हमारे साथ है जी। डॉक्टर साहब हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर है सर। जी दिवाकर, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर, मेरे को पिछले 3-4 साल से सर्वाइकल का पेन है सर, गर्दन के नजदीक, सर के थोड़ा सा नीचे, और इसकी वजह से सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। जी डॉक्टर साहब, तो इसके अलावा कोई हाथ पैर में कुछ कमजोरी, ऐसे सुनपन, ऐसी कोई चक्कर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ दर्द है तो अगर वो हल्का है तो आपको बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और
सर्विकल मसल्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप वो एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस करके आप ढूंढ लेंगे तो आपको यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएगा। उससे आपका जो गर्दन का जो मसल्स है वो स्ट्रांग बन जाएगा, तो वो जो डिस्क के ऊपर जो लोड जाती है वो कम हो जाता है, तो उसी से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पर अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही जा रही है, तब आपको जांच करके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इसका कारण यही होती है कि हम जब बैठते हैं, हम जब खड़े होते हैं, हमारा जो स्पाइन का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करना चाहिए। हाँ जी। हम कभी कभी रिलैक्स्ड जब सोफा में बैठ जाते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वो स्पाइन सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा काइंड ऑफ कर्व करके बहुत प्रेशर बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हम हमारा लाइफस्टाइल लंबे समय तक हम करते रहेंगे तो फिर डिस्क डिजेनरेशन का चांसेस बढ़ जाता है। एंड वैसे हाथ पैर का मसल्स को हम काम देते हैं, बट जब स्पाइन के सराउंडिंग मसल्स है उसको हम यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं। तो और तो ये सब कारण है जो डिस्क डिजेनरेशन होने का। तो उसका अगर रोकना है तो हम हमारा जो स्पाइन को सही जगह पे मेंटेन करना चाहिए, बैठने के टाइम, खड़े होने के टाइम, और जो स्पाइनल मसल्स को हम एक्सरसाइज करके थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहिए। जी दिवाकर जी, आप समझ गए होंगे कि बस स्पाइनल जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रांग करना है, और बैठने का तरीका आप अपना पोस्चर देखेंगे कि आप सही बैठते हैं नहीं बैठते हैं, और इस पर गौर करेंगे तो ज़रूर आप अपने आप में ही अपने आप को ठीक कर पाएंगे, नहीं तो किसी ऑर्थोपेडिशियन को आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम नाक के रास्ते ब्रेन तक जाना, ऑपरेशन करना, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि ये बड़ा आसान अब तरीका हो गया है, और एक बच्चे का ऑपरेशन आपने किया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा था, और काफ़ी अखबारों में उसकी चर्चा भी रही। उस पर क्या कहना चाहेंगे, वो क्या था? सर एक्चुअली जब स्कल बेस ट्यूमर्स जो होता है तो वो दिमाग के नीचे होता है। तो दिमाग के नीचे जब ट्यूमर अराइज होता है, पहले 20 साल पहले ऐसे होता था, हम ऊपर जो काइंड ऑफ क्रेनियल वॉल्ट जो है उसको ओपन करके दिमाग जो सामने आता है उसको हल्का सा थोड़ा हटा के नीचे जाके ट्यूमर निकालते थे। डॉक्टर साहब, इस समय हम वही जो स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, तो थोड़ा विस्तार से बताइए। ओके। तो ये एक्चुअली रिसेंटली हमने सर्जरी किया था जी। सो बस जैसे आप देख रहे हैं, ये ट्यूमर जो है ये क्रेनियोफेरिंजियोमा है जी। ये बीमारी जब बहुत छोटे बच्चे में होती है वो बहुत गंभीर बीमारी है जी। ठीक है। तो सिर्फ सर्जरी अकेले इसका पूरा इलाज नहीं होता है जी। पर सर्जरी शुरुआत में करना ही पड़ता है जी। बट जब छोटे बच्चे में वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ऊपर से भी अगर हम क्रेनियोटमी करके अगर जाके ट्यूमर निकालना है जी। तो उसमें भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसमें दिमाग रास्ते में आता है, उसको थोड़ा हटाना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो हमारे आंख का जो नर्व्स है जी। वो भी रास्ते में थोड़ा आता है। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विथ ओपन सर्जरी फ्रॉम अबव। तो बिकॉज ये वाला ट्यूमर जो है ये ब्रेन के सेंटर में है और ब्रेन के नीचे है। जी। वो अगर हम देखेंगे तो ये नाक के ऊपर है। जी। तो इसीलिए आजकल मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ये नाक से ऑपरेशन करते हैं अडल्ट्स में, बट छोटे बच्चे में नाक भी बहुत छोटी होती है जी। तो उसके वजह से ये बहुत चैलेंज होता है। एंड जगह कम होता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स पूरा अंदर लेके जाके हमें एक ड्रिल बनाना पड़ेगा, जो हड्डी को ओपन करना पड़ेगा। जी। तो इतने छोटे बच्चे में इसीलिए वो दूसरे जगह पे ये मुश्किल है। जी। बट हमने बहुत सारे केसेस ऐसे करने के वजह से हमने छोटे बच्चे में भी बहुत सारे केसेस किया हुआ है। जी। तो बट ये वाला बच्चा ये 2 साल का था, ये वन ऑफ द काइंड ऑफ 2 यंगेस्ट चिल्ड्रन जो हमने सर्जरी किया। और इनका ये जो ट्यूमर का साइज भी बहुत बड़ा था, अराउंड 4.5 सेंटीमीटर के आसपास था, और छोटे बच्चे का सिर के साइज के मुताबिक ये बहुत बड़ा है। जी। डॉक्टर साहब, आपके इस कार्य के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, और कुछ वीडियो बाइट्स के साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़रा देखिए क्या कहते हैं।
काफ़ी 2-3 महीने से बैक एक हो रही है, कमर में दर्द है। तो मैंने इसको कई जगह दिखाया भी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिलीफ इसमें नहीं मिला है। अभी मैंने अल्ट्रासाउंड इसका करवाया था, तो मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन भी उसमें बताया गया 15.3 mm का। तो क्या ये इसकी वजह से हो सकता है या कोई और कारण इसका है? तो डॉक्टर साहब मुझे इसके बारे में जानकारी दें। मैं जॉब करती हूँ और मेरी ना सिटिंग जॉब है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अच्छा और जी। बैक में पेन होता रहता है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई एक्सरसाइज कैन यू प्लीज सजेस्ट? मेरी मिसेज बदन में कई बार हाथ पांव सून हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सर्दियों में ही आती है, गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका कई जगह हमने ट्रीटमेंट की कोशिश भी की, पर इसका कोई सही इलाज नहीं हो पाया। तो क्या इसका इलाज कोई संभव है? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सिटिंग जॉब। बैक पेन हो जाता है, तो मैं यही पूछना है कि हम कितनी देर का ब्रेक लें, कुछ टिप्स वगैरह मेरे को बताया जाए ताकि मैं फॉलो कर सकूँ। तो अगर इसमें देखेंगे जी। तो बहुत सारे लोगों का इश्यू है कि बैक पेन, जी। लो बैक पेन। एंड आजकल हमारे लाइफस्टाइल सारे हम बैठ के ही करा लेते हैं, तो इसीलिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठे ही रहते हैं। जी। तो उठ के करने वाला चीज तो बहुत कम हो गया। तो उसके वजह से जो मसल्स, एक्चुअली हम हाथ पैर को बीच बीच में चला लेते हैं, बट जो स्पाइन मसल्स है उसको काम देते ही नहीं है। जी। जब काम देते ही नहीं है, वो फिर जॉइंट्स एंड वो सारे वो खराब हो जाता है, उसको डीजेनरेशन बोलते हैं। जी। जो बीमारी पहले जमाने में 60 इयर्स के बाद आता था, जी। आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं, अभी 1 महीने पहले सिर्फ 15 इयर्स छोटे बच्चों में डिस्क प्रॉब्लम आ रही है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। पर यह है कि ये तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट कोई करता नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस वही है कि हमें वी आर क्रिएटेड बाय गॉड टू बी इरेक्ट। तो हमें स्टैंडिंग, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करना पड़ेगा, और बैक मसल्स को हमें काम में लगाना पड़ेगा। जी। एंड जब बैठते हैं, खड़े होते हैं, उसमें हमें पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको काइंड ऑफ एर्गोनॉमिक पोस्चर कहा जाता है। लाइक अगर आप ऑफिस में बहुत लंबे समय में बैठना पड़ता है, उसमें भी आपका जो टेबल का हाइट, जो चेयर का हाइट, आर्म सपोर्ट, वो सारे कैसे रखना है करके आपको इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। जी। दोस्तों, जान गए ना आप कि आपको क्या करना है। पोस्चर मेंटेन करना है, और आपका टेबल अगर नीचे है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उसको ऊपर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं वो रेडीमेड मिल जाती है, आप रख सकते हैं। आपके टेबल के हिसाब से अपने सामने रखिए। पोस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो रीढ़ की हड्डी की दर्द तो कभी शायद नहीं जाने वाली है। डॉक्टर साहब, और इसके बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लाइक डिस्क बीमारी में आजकल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी बहुत काइंड ऑफ सब जगह पे हो रही है, एंड हम भी करते हैं। तो इसमें बस एक चीज हमें ध्यान रखना है कि डिस्क हमारा एक डिस्क नहीं होता है जी। तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क सर्विकल से लंबर तक बहुत होता है जी। सिर्फ एक डिस्क को निकालने से हमारा पूरा लाइफ बदलेगा नहीं है। जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलता, अगर एक डिस्क अभी निकालेंगे एंडोस्कोपी से, फिर आप अपना लाइफ को नहीं बदलेंगे, तो दूसरा ऊपर या उसके नीचे लेवल पे आ जाएगा। तो सर्जरी इज नॉट द आइडियल थिंग। सो मैं जब भी कोई यंग पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको सर्जरी से ज़्यादा इसी को ऊपर ध्यान देता हूं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करो। क्योंकि अगर 20 इयर्स में डिस्क के लिए सर्जरी करना शुरू कर दिया, तो फिर वो करते करते पूरे लाइफ में आप देख सकते हैं कि कितना सर्जरी जरूरत पड़ेगी। सो लाइफस्टाइल चेंजिंग एंड एर्गोनॉमिक पोस्चर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि आपको अपना पोस्चर मेंटेन करना है। और एक डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर संजय बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर हिसार से। जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब। सर मेरे को बैक पेन रहता है काफी टाइम से, मैंने काफी जगह दिखाया है। बैक पेन रहता है जी? हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने ये बोला, मेरे को जो मनकों की दिक्कत थी
वो सेट हो गए हैं, बट मेरे को दोनों साइड में पेन रहता है। सो के जब उठता हूँ तब भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। नहीं, आपको दर्द सिर्फ बैक में है या पैरों में भी जा रही है? सर सिर्फ बैक में, पैरों में नहीं जा रहा। सिर्फ बैक में है। हाँ जी। और आपके पैर में कोई ताकत की कमी नहीं है, सुनपन नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं। ठीक है, तो फिर आपको भी मैं वही कहना चाहूँगा। एक्चुअली लो बैक पेन ये बहुत कॉमन है। हमें इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके ऑफिस में आप क्या काम करते हैं? सर मेरे काम तो वैसे वीडियो एडिटिंग का था, बस अभी तो काफी टाइम से मैं काम कुछ नहीं करता होता, ठीक है, रेस्ट ही चल रहा है। बैठे ही रहते ठीक थे। है। नहीं, बेसिकली जिनको लंबे समय में बैठ के काम करना पड़ता है, लाइक जैसे सर, आपने ऐसा कहा बीच बीच में हम उठ के काइंड ऑफ, अगर कंप्यूटर में भी काम करते हैं, आजकल ऐसी सुविधाएं हैं, आप कंप्यूटर का जो लेवल को ऊपर करके आप स्टैंडिंग पोजीशन पे बीच बीच में कर सकते हैं। और उसके अलावा द एवरी आवर यू कैन टेक अ ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक लेके थोड़ा एक वॉकिंग करके वापस आ सकते हैं। और बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने गर्दन के लिए बोला आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। अगर लो बैक में पेन ज़्यादा है उसके लिए आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, फिर भी आप जब बिस्तर में लेटे रहते हैं, बिस्तर से आपका पीठ को थोड़ा सा ऊपर उठा के पकड़ के रख सकते हैं, लाइक आर्च जैसे बना के। उससे हमारा बैक मसल्स बीच बीच में हम काम में लगा रहे हैं। फिर अगर मसल स्ट्रांग बन जाएगा। और दूसरी बात है कि हमारा वजन, जिनका वजन ज़्यादा है वो पूरे वजन डिस्क में ही जाता है, तो ओनली सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको अवॉइड करनी है, बैक मसल्स को काम में लगाना है, एक्सरसाइज करनी है और वजन को कम करना है। अगर कोई ओल्ड एज है तो 60 इयर्स के ऊपर कोई मेल पेशेंट है या फीमेल्स में इवन 50 इयर्स के ऊपर भी, उनको कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो हम खाने में जो कैल्शियम विटामिन D3 मिलता है वो काफ़ी नहीं है। फॉर नॉर्मल अडल्ट इट्स ओके, बट जब सीनियर सिटीजन्स में खाने में जो कैल्शियम विटामिन D3 वो काफ़ी नहीं है, उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो करेंगे और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ के थोड़ी एक्सरसाइज की ओर ध्यान देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, कॉलर्स जो हैं या अभी वीडियो क्लिप्स हम देख रहे थे, तो ज़्यादातर बैक प्रॉब्लम्स हैं और रीढ़ की हड्डी की दर्द बड़ी काफ़ी हो गई है और ये बढ़ भी रही है। और एक ज़माना था जबकि रीढ़ की हड्डी में दर्द होता ही नहीं था, पैदल चलना बहुत अच्छा लगता था हमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर समस्याएं ज़्यादा क्यों बढ़ने लगती है, इस पर चर्चा करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, सुनील कुरुक्षेत्र से हमारे साथ। यस, बताइए सुनील जी। हाँ सुनील, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हेलो। हेलो सुनील जी, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, मुझे ना पिछले काफी 10-15 दिन से ना जी सिर के ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होता है जी। और यदि मैं कोई थोड़ी सी भी बात, मतलब कि मेरे पे थोड़ा हल्का से भी कोई बात सोच लेता हूँ तो भारी स्ट्रेस महसूस होता है मेरे को जी। ठीक है, ये सिर दर्द बढ़ते ही जा रही है? हाँ बिल्कुल, मतलब डॉक्टर साहब, मतलब यदि मुझे घर का कोई भी मेंबर कुछ भी बोलेगा तो मुझे अब ये महसूस होएगा कि तेरे को सर में दर्द हो रहा है, और वो स्ट्रेस में ले नहीं पाता हूँ डॉक्टर साहब। अगर सिर दर्द बढ़ते ही जा रही है तो आपको दिमाग का MRI एक बार कर लेना अच्छी बात है, क्योंकि जी डॉक्टर साहब, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम जब लेट डायग्नोसिस होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस रिस्क बढ़ जाता है। तो आप सबसे पहले आसपास के डॉक्टर को दिखा के आप दिमाग का MRI करा सकते हैं। अगर MRI नॉर्मल आती है तो आप न्यूरो फिजिशियन को दिखा सकते हैं, फिर वो माइग्रेन या ऐसे सिर दर्द के लिए जो भी सही इलाज है वो आपको बता देंगे। अगर MRI में कुछ निकलता है तो आपको न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ेगा। जी अच्छा, मुझे ना कभी कभी ये भी महसूस होता है कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब कि एकदम सडनली तेरे साथ कुछ अचानक घट जाएगा, और घर वालों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मतलब अजीब सा लगता है घर वालों से ना जी, बच्चों से बात करना, घरवाली से बात करना, तो चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है जी। ये प्रॉब्लम कभी कभी अगर ब्रेन का डिसीजेस के वजह से भी हो सकता है,
या कभी जी, कभी जी। हमारे जो जो मन का जो प्रॉब्लम है उसके वजह से भी हो सकता है। तो आपको जी। सिर दर्द भी हो रही है, इसीलिए जी, मैं सिर पहले दर्द ज्यादा है एमआरआई, डॉक्टर साहब। अगर सिर दर्द नहीं होता जी। तो आप साइकियाट्री डॉक्टर को दिखा सकते थे, बट अभी सिर दर्द ज्यादा है तो इसीलिए एमआरआई करना ही पड़ेगा। एमआरआई करने के बाद फिर जी। जैसे डॉक्टर कहेंगे आप जी, डॉक्टर उस टाइम में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, वैसे सर का दर्द है, कहते हैं कि मुश्किल से जाता है, और जो बंदा सोचता है, वो कह रहे थे कि मुझे डर सा लगता है कुछ हो जाएगा, तो अगर डर सा लगता है कुछ हो जाएगा तो सर दर्द जाने का नाम तो नहीं लेगा। लेकिन कई सर दर्द ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अगर वो लगातार ही होते रहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। वो जरूरी है, क्योंकि अगर हम जितना डिले करते हैं जी। फिर ये इधर कुछ बीमारियां जो बढ़ते ही जाती है वो लेट स्टेज में हमें पता चलेगा, फिर इलाज करने में खतरा बढ़ जाती है। बट कुछ बीमारी बढ़ती नहीं है, तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कब हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए या जांच जल्दी करना चाहिए। कोई भी तकलीफ अगर बढ़ती ही जाती है धीरे धीरे, फिर उसको पक्का जांच करवाना ही पड़ेगा। अगर कुछ तकलीफ अगर बहुत सालों से एक ही लेवल पे रुका हुआ है या अच्छी होती जा रही है, तो तब आप तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट बढ़ते ही जाने वाला कोई भी तकलीफ हो, शरीर का कोई भी तकलीफ अगर बढ़ते ही जा रही है, तो आप खुद इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर जांच की जरूरत है तो जांच पक्का कराना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन में जाने के लिए आजकल तो नाक के रास्ते, नोज के रास्ते जो हैं वो चला जाता है। एक ज़माना था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कहीं ट्यूमर हो जाता था, अभी भी होते हैं, और लेकिन वो पूरा का पूरा सिस्टम इतना बड़ा करना पड़ता था कि आदमी डरता था। लेकिन आजकल कहा जाता है कि ये बहुत आसान है, नाक के रास्ते से जाके पिट्यूटरी। नहीं, करेक्ट। जिस बच्चे जिस बीमारी के बारे में पहले हम बात कर रहे थे, लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर हो या क्रेनियोफेरिंजियोमा हो, ये एक्चुअली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे जो ऑर्गन्स है उसका कंट्रोल पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करता है। तो इस जगह पे जो भी बीमारी होती है वो सिर्फ ट्यूमर को निकालने से वो पूरा ठीक नहीं हो जाता, वो हार्मोन का ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग तक उसको फॉलो अप में रखना पड़ेगा। और कुछ बीमारियां वो वापस आने का संभावना भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब काइंड ऑफ ब्रेन में ऐसे बीमारी जब एक बार आ जाती है, इलाज तो है बहुत, बट इलाज के बाद रेगुलर फॉलोअप में रखना बहुत जरूरी है। हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है, पेशेंट्स बहुत बड़े ट्यूमर के साथ हमारे पास आए हैं, हमने बहुत मेहनत से ट्यूमर निकाल दिया और उनको कहा कि आप 3 महीने के बाद आ जाओ, हम एमआरआई करके इसके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लाइक सर्जरी अकेले एक ट्रीटमेंट नहीं है, बट सर्जरी एक पहला कदम है। बट कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाता है करके वो वापस आते नहीं है। फिर वो पहला वाला एमआरआई ठीक था, हमने बोला नेक्स्ट एमआरआई करो, फिर वो 5 साल तक आए नहीं है। फिर 5 साल के बाद अचानक दोबारा उससे भी बड़ा ट्यूमर लेके आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है, उनको समझ में नहीं आता। हम कोशिश करते हैं अगर बीमारी है उनको रेगुलरली फॉलोअप में रखना बहुत जरूरी है। ट्यूमर वापस आ सकती है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि लाइक हार्मोन का जो कमी है अगर शुरू से है, उनको लंबे समय तक जिंदगी भर कभी कभी हार्मोन का रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। हम जो गोली लिखते हैं वो कुछ दर्द वगैरह नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ये डॉक्टर ने ऐसे ही लिख दिया, तो वो बंद कर लेते हैं, फिर अचानक कुछ हो जाता है उनको। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो हम मरीज को जो बताते हैं उसका इंपॉर्टेंस वो समझ नहीं पाते हैं। जी, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि इस समय बहुत सारे जो दर्शक हैं वो कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें हम भी कहना चाहेंगे कि विशेषज्ञ जो कुछ आपको कहते हैं कि 3 महीने में आना है, 6 महीने में आना है, फला दवा खानी है, आके ज़रूर दिखाइएगा, उसके पीछे भी कुछ पर्पस होता है। यूँ समझिए कि आपकी सेहत की पूरी देखभाल करनी विशेषज्ञ की बहुत ही एक अहम
जगह होती है जिसके लिए वो हमेशा से कहते हैं कि जब जब हम आपको बुलाएं आप आइएगा, और जो जो हमने आपको टैबलेट्स गोलियां लिख के दी हुई हैं उसको भी फॉलो अप ज़रूर करिएगा, वरना बीमारी कभी भी वापस आ सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि विशेषज्ञ की देखरेख में रहना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासतौर पे तब जब आप ब्रेन की या रीढ़ की हड्डी की सर्जरी या कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जो आपको उम्र भर खानी है। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी की बात जब आती है तो रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दर्द तो आम चलती रहती है, लेकिन और बड़ी बड़ी क्या समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि इन्वेसिव जो सर्जरी है उसे ठीक किया जा सकता लाइक जैसे हम दर्द कहते हैं, जी। दर्द एक सिम्टम है है जी। और वो बीमारी नहीं है। लाइक जैसे सिर दर्द मोस्टली दूसरे एक अंडरलाइंग बीमारी का एक मैनिफेस्टेशन है। कभी कभी सर दर्द पर से एक बीमारी होती है जब कोई कारण अगर पता नहीं चल पाता है तो। सेम वे बैक में भी, स्पाइन में भी अगर दर्द जो है कभी कभी अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से बेसिकली दर्द ये है कि शरीर आपको बताता है कि मेरा कोई कुछ प्रॉब्लम है, आप जो सही है वो करो, ठीक है। अगर उसको हम नहीं करते हैं फिर वी आर काइंड ऑफ, इट इज ए वार्निंग टू अस। दर्द एक वार्निंग है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो दर्द को हमें अटेंशन देना पड़ेगा। अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी है तो उसको इलाज करना पड़ेगा, तब दर्द ठीक हो जाएगा। लाइक जैसे अगर अंडरलाइंग अगर लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें बहुत कारण होती है, लाइक सर दर्द का बहुत कारण होती है, उसमें एक कारण है कि ब्रेन ट्यूमर। सेम वे स्पाइन में अगर बैक पेन है तो उसका हम लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज के बारे में हमने कहा। बट कोई भी दर्द अगर बढ़ती ही रहती है, मैंने जैसे बोला, उसका तो करना ही पड़ेगा जांच। कभी कभी स्पाइन में भी ट्यूमर होती है, हमने स्पाइन ट्यूमर्स में भी बहुत केसेस में हमने एंडोस्कोपी से हमने ट्यूमर निकाल के दैट इवन जायंट ट्यूमर्स हमने एक रिपोर्ट किया हुआ है वर्ल्ड जर्नल्स में। सो क्योंकि हमारे पास जो भी काइंड ऑफ पीजीए में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो बहुत एडवांस्ड स्टेज में आते हैं, तो हमारे पास छोटे ट्यूमर लेके कोई आ ही नहीं रहा। वो काइंड ओनली रिसेंटली दैट शहर से जो आते हैं वो थोड़ा सा काइंड ऑफ अवेयरनेस अच्छे होने की वजह से वो जल्दी आ रहे हैं। बट रिमोट एरिया से जो आते हैं वो शुरू में आते नहीं है, बहुत एडवांस्ड स्टेज में हमारे पास आते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तकलीफ बढ़ रही है तो जांच करके तुरंत जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते तुरंत एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि हम दर्द की दवा लगातार लेते रहते हैं और खुद ब खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है, बट मरीज इनको समझ में नहीं आता है। अगर मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लाइक उनका उम्र 20 साल का होता है, तो वो बोलते हैं कि आप मुझे कुछ गोली दे दो। लाइक जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था, मैं पहले उनको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलता हूं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं मुझे दवा दे दो, क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करना चाहता है। तो मैं उनको बोलता हूं अगर 20 साल में आप गोली शुरू करोगे तो आपके आगे लाइफ इतना लंबा है, तो इतना साल आप ये गोली लेते रहोगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही है। जी बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए जब मीन्स अगर कोई 70 इयर्स में कोई पेशेंट आते हैं तो वो तो अभी इस उम्र में एक्सरसाइज तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो उनका गोली तो रिस्क तो है, साइड इफेक्ट्स वो हम बताते हैं फिर हम देते हैं। बट आजकल छोटे बच्चे भी बैक पेन के साथ आ रहे हैं, मैं उनको अवॉइड करता हूं, मैं गोली नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यही इलाज है। बट एक्चुअली दर्द के वजह से जो गोली हम दे रहे हैं वो दर्द को कम करेगा, बट वो बीमारी को ठीक नहीं करता। बिल्कुल सही वही कहा सबसे आपने। इंपॉर्टेंट चीज है। वो सिर्फ सिम्टम को हम सप्रेस करते हैं। लाइक अगर घर में कोई गंदगी को अगर कोई गेस्ट आता तो आप कारपेट के नीचे लगा देते हो, वैसे वाला काम है। बट अगर पूरा साफ करना तो हमारा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, जान गए ना आप कि आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और महज सिर्फ दवा खाने से, दर्द कम होने से कुछ नहीं होता है। आपको कारपेट के नीचे तक जाना होगा और देखना होगा कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है, और यही बात हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ये बात बताई कि दवा खुद ब खुद ना खरीदे, डॉक्टर ना बने अपने आप में। और आज के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर
दंडापानी एसएस, प्रोफेसर डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका थैंक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे ये कार्यक्रम डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा और दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेज पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।